शांति सुबह सुबह अपना हसुआ लेकर जंगल की ओर जाने लगी। शांति रोज जंगल से सूखी लकड़ियां तोड़कर लाती और उसी से उसके घर का चूल्हा जलता था। उस दिन जब शांति लकड़ी काटने गई, उसने देखा कि बहुत सारे पेड़ पहले से ही कटे हुए हैं। अरे, अब तो हमारा ये जंगल कटता ही जा रहा है। लोग बड़े बड़े हरे पेड़ भी बिना सोचे समझे ही काट देते हैं। शांति जंगल के और अंदर चली जाती है। उसने देखा कि वहाँ एक बहुत बड़ा सूखा पेड़ गिरा हुआ था। अरे, यहाँ पर तो बहुत सारी सूखी लकड़ियाँ हैं। अगले 10 दिन तक भी यहाँ से लकड़ियाँ काटूंगी तब भी कम नहीं पड़ेंगी। शांति पेड़ की लकड़ियाँ काटने के लिए हसुआ उठाती है, तभी उसने देखा कि उन लकड़ियों के नीचे से छोटे पिल्लों की आवाजें आ रही थी। अरे अरे, लगता है यहाँ किसी कुत्ते ने बच्चे दिए हैं। अगर मैं यहाँ से लकड़ियाँ उठाऊंगी तो बच्चे परेशान होंगे। चलो, मैं कोई और सूखा पेड़ देखती हूँ। ऐसा बोलकर शांति आगे बढ़ जाती है, जहाँ उसे एक और सूखा पेड़ दिखता है और शांति अपनी जरूरत के अनुसार लकड़ियाँ लेकर घर जाती है। ऐसे ही दिन बीत रहे थे। शांति रोज उस कुत्ते के और उसके पिल्लों को देखती है और उनके लिए रोज रोटी लेकर जाती है और उनको रोटी डालती थी। एक दिन जब शांति जंगल से लकड़ी काटने गई, तब उसने देखा कि कल्याणी और उसकी बहू उसी सूखे पेड़ पर कुल्हाड़ी चला रही थी, जिस पेड़ की लकड़ियों के नीचे पिल्ले थे। अरे कल्याणी, सीमा बहू, ये तुम क्या कर रहे हो? अरे, इस बुढ़िया का तो दिमाग खराब हो गया है। दिखाई नहीं देता क्या लकड़ियां काट रहे हैं? अरे वो तो मैं देख रही हूँ, लेकिन इस पेड़ की लकड़ी को मत काटो। इसके नीचे कुत्ते के छोटे छोटे पिल्ले हैं। तो क्या हुआ? वो पिल्ले किसी और पेड़ की लकड़ियों के नीचे छुप जाएंगे? इतने सारे पेड़ गिरे होते हैं यहाँ पे। सीमा बहू, तू लकड़ियां काट। ये बुढ़िया तो ऐसे ही बकती रहती है। अरे, लेकिन इतने छोटे बच्चे कहाँ जाएंगे? लेकिन कुछ नहीं, चल जा यहाँ से। आई बड़ी हमें सिखाने वाली। सास बहू उस सूखे पेड़ की लकड़ियों को काटने लगते हैं और बूढ़ी शांति बेचारी चाह कर भी कुछ नहीं कर पाई और वो आगे चली गई। दोपहर के समय जब शांति जंगल से लौट रही थी, तब उसने देखा कि कल्याणी और उसकी बहू ने सारी लकड़ियां काट ली थी और अब वहाँ एक कुतिया मरी हुई थी। ऐसा लग रहा था कि किसी ने उसके सर पर पत्थर मारा हो और उसके चारों पिल्ले अपनी माँ के पास बैठे तड़प रहे थे। ये सब देखकर शांति की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। हे भगवान, अब इन बच्चों का क्या होगा? ये कल्याणी भी कितनी दुष्ट है। मैंने बताया था कि यहाँ से लकड़ियाँ मत काटो, लेकिन उसने मेरी बात नहीं सुनी। फिर शांति ने गड्ढा खोदकर उस कुतिया के शव को उस गड्ढे में डाल दिया। शांति जैसे ही घर आने लगी, तभी सारे पिल्ले भी उसके पीछे पीछे चल पड़े। अरे अरे अरे, ये सब तो मेरे साथ ही चल पड़े हैं। क्या करूं? इन्हें यहाँ छोड़ भी नहीं सकती। शांति उन सब पिल्लों को अपने साथ अपने घर ले जाती है। अरे बुढ़िया, पागल हो गई है क्या? इन पिल्लों को उठाकर कहाँ चली है? अरे, खुद का पेट तो तुझसे भरता नहीं, इनको क्या खिलाएगी? अपना मुंह बंद रखो, तुमने इनकी माँ को मारा है। अरे मारती नहीं तो क्या करती? तुम्हें पता भी है हमें कैसे खाने के लिए दौड़ी थी वो? हाँ, अच्छा हो मेरे हाथ में पत्थर आ गया और मैंने उसका सर फोड़ दिया। कितनी बेरहम हो तुम। मैंने तो पहले ही बोला था कि यहाँ से लकड़ियां मत काटो, लेकिन तुम दोनों ने मेरी बात नहीं सुनी और ऊपर से इन बच्चों को भी अनाथ कर दिया। आई बड़ी हमें इंसानियत का पाठ पढ़ाने वाली। मैं भी देखती हूँ कि तू इन कुत्तों को यहाँ कैसे रखती है। शांति पिल्लों को लेकर अपनी झोपड़ी में चली जाती है। दूसरी तरफ कल्याणी और उसकी बहू लोगों के कान भरने लगती हैं। अरे बहन, तुम्हें पता है वो शांति 4-4 पिल्लों को यहाँ लेकर आई है। कल को वो जब सब कुत्ते बड़े हो जाएंगे तो न जाने किस किस को काटेंगे। अरे हमारे बच्चे यहाँ खेलते हैं, उनको काट लिया तो? अरे हाँ हाँ, हम ये सब नहीं होने देंगे अपने गाँव में। आखिर हम अपने बच्चों को खतरे में नहीं डाल सकते। कुछ देर के बाद शांति के घर पर सारे लोग आ पहुँचते हैं। शांति उन पिल्लों को खाना खिला रही थी। सब शांति को भला बुरा कहने लगते हैं।
देखो, अगर तुमने इन पिल्लों को अपने साथ यहाँ रखना है तो तुम्हें भी ये गांव छोड़कर जाना होगा। ये यहाँ नहीं रह सकते, समझी तुम? बेचारी शांति उन पिल्लों को उठाती है। चलो बच्चों, इस गांव से हमारा दाना पानी उठ गया है, अब हम यहाँ नहीं रह सकते, हमें ये गांव को छोड़कर जाना ही होगा। चलो हम कहीं और जाकर हमारी दुनिया बसाएंगे। उन पिल्लों के साथ गांव से बहुत दूर जाने के लिए निकल गई। दिन बीत रहे थे और शांति दरबदर भटकते हुए एक जंगल में पहुंचती है, जहां वो छोटी सी झोपड़ी बनाकर रहने लगती है। जैसे तैसे वो अपने लिए और पिल्लों के लिए एक वक्त का खाना जुटा पा रही थी, जिसकी वजह से 3 पिल्ले मर जाते हैं। एक दिन थकी हारी शांति एक पेड़ के नीचे बैठी थी और वो एक पिल्ला उसकी गोद में सोया हुआ था। तभी वहाँ पर एक योगी बाबा आए। प्रणाम योगी बाबा। कल्याण हो अम्मा। एक बात बताओ, तुम इस कुत्ते के बच्चे को ऐसे गोद में लेकर क्यों बैठी हो? बाबा, इसने अपनी माँ और भाई बहनों को खो दिया है। इसका इस दुनिया में कोई नहीं है, इसलिए मैं इसे अपने साथ अपने घर ले आई। लेकिन हमारे गांव वालों की वजह से मुझे गांव छोड़ना पड़ा। अब मैं काम और सर पर छत ढूंढते हुए दर-बदर भटक रही हूँ। अम्मा, तुम्हारा हृदय सच में कोमल है। तुमसे किसी का भी दुख देखा नहीं जाता। तुमने अनाथ पिल्ले की जिम्मेदारी लेकर इसे एक परिवार दिया है। तुम अगर चाहो तो मेरे साथ मेरे आश्रम में रह सकती हो। मेरे आश्रम में मेरे कुछ शिष्य हैं और कई बार कितने साधु भी आते हैं। उनके भोजन और रहने की व्यवस्था की जिम्मेदारी अगर तुम उठाओ तो मुझे बहुत आनंद होगा। अरे, ये तो मेरी खुशनसीबी है बाबा। मुझे आपके आश्रम में रहने में सचमुच बहुत खुशी होगी। लेकिन बाबा, मेरा कुत्ता भी मेरे साथ आएगा। मैं इसे कहीं नहीं छोड़ सकती। हाँ अम्मा, तुम इसके साथ आ सकती हो। शांति बाबा के साथ उनके आश्रम चली गई। शांति अब योगी बाबा के आश्रम में सफाई, भोजन व्यवस्था, हवन की सामग्री तैयार करने में, बाबा जी के शिष्यों की सहायता करने, ऐसे काम करने लगती है। शांति का कुत्ता हमेशा उसके साथ रहता था। धीरे धीरे शांति अब योगी बाबा के आश्रम में सफाई, भोजन व्यवस्था, हवन की सामग्री तैयार करने में, बाबा जी के शिष्यों की सहायता करने, ऐसे काम करने लगती है। शांति का कुत्ता हमेशा उसके साथ रहता था। धीरे धीरे अम्मा का कुत्ता बड़ा हो गया। अम्मा आश्रम के सारे काम अच्छे से करती थी, जिसमें उनका कुत्ता भी उनकी मदद करता था। योगी बाबा अम्मा का काम और उनकी काम के प्रति निष्ठा देखकर बहुत खुश थे। बाबा हमेशा अपने बाकी शिष्य और साधुओं से अम्मा की तारीफ करते थे। बाबा जी का एक शिष्य था कुशल, जो शांति की तारीफ से बहुत जलता था। उसे लगता था कि अम्मा अब बूढ़ी हो गई है और कोई भी काम ठीक से नहीं करती। फिर भी बाबा उसकी तारीफ करते हैं, जबकि वो इतनी पढ़ाई करता है, वेद पाठ करता है, फिर भी बाबा उसको कोई अहमियत नहीं देते थे। एक दिन, कुशल बेटा, ये लो, आपके लिए खाना बनाकर लाई हूँ। अम्मा, आपको ज्यादा आलसी नहीं हो चुकी हो? तुम्हें तो 2 सब्जी बनाने के लिए कहा था ना? ऐसी बात नहीं है बेटा, वो बाबा जी ने एक ही सब्जी बनाने को कहा है, क्योंकि हमें आज कहीं और जाना है पाठ करने। तभी वहाँ अम्मा का कुत्ता आता है और थाली की रोटी को स्मेल करने लगता है। अरे अरे, ये क्या? अरे संभालो तुम्हारे इस कुत्ते को। पूरे आश्रम को सर पर उठाकर रखा है इस कुत्ते ने। मेरी रोटी को मुंह लगा दिया। अभी के अभी तुम इस कुत्ते को लेकर जाओ इस आश्रम से, नहीं तो मैं योगी बाबा को इसकी शिकायत करूंगा। नहीं नहीं बेटा, मैं आपसे माफी मांगती हूँ और आपके लिए दूसरी रोटी लाती हूँ, लेकिन इसे कुछ मत कहो। कुशल को शांति पर बहुत गुस्सा आया। उसने योगी बाबा से शांति अम्मा की शिकायत की, लेकिन बाबा जी ने अम्मा का पक्ष लेकर कुशल को ही सुना दिया। आज तो हद हो गई। इसकी वजह से गुरुजी ने मुझे डांटा। इसका तो कुछ करना पड़ेगा, लेकिन इस तरह कि मेरा नाम भी ना हो और इसकी छुट्टी भी हो जाए। हाँ, कुछ ऐसा ही करना पड़ेगा। कुछ दिनों के बाद योगी बाबा को उस गांव के राजा ने अपने राजमहल में आने का आमंत्रण दिया।
योगी बाबा अपने शिष्यों के साथ और शांति अम्मा को लेकर राजमहल चले गए। राजा ने उनकी बड़ी आवभगत की। 2 दिन राजमहल में रहने के बाद सब आश्रम लौट गए। फिर 2 दिन के बाद राजा अपने कुछ दास और प्रधान के साथ आश्रम आए। क्षमा करें बाबा जी, यहाँ आकर आपको कष्ट दे रहा हूँ, लेकिन बात ही ऐसी है कि मुझे स्वयं यहाँ आना पड़ा। कोई बात नहीं, आपके आने का कारण बताइए। समझ नहीं आ रहा कैसे कहूँ बाबा। 2 दिनों से हमारी महारानी का 9 लक्खा हार कहीं गुम हो गया है। समझ नहीं आ रहा कि कहाँ गायब हो गया। साफ साफ बताइए कि आप क्या कहना चाहते हैं। क्या हमारे जाने के बाद से वो हार गुम हुआ है? सच कहूँ तो हाँ। मतलब हम में से किसी ने वो हार चुराया है, ऐसा कहना है आपका? नहीं बाबा जी, मैं आप पर शक करने का पाप नहीं कर सकता, लेकिन महारानी की वजह से मुझे यहाँ पर आना पड़ा है। महाराज, आपके यहाँ आने की वजह से मुझे कोई आपत्ति नहीं हुई, लेकिन मैं अपने सारे शिष्यों को अच्छे से जानता हूँ। मेरे शिष्यों में से कोई भी चोरी जैसा पाप नहीं कर सकता। फिर भी अगर आपको तसल्ली ना हो तो आप सबकी तलाशी ले सकते हैं। राजा के साथ आए हुए दासों ने सबकी तलाशी ली। तब उन्हें अम्मा की झोली में वो 9 लक्खा हार छुपा मिला। वो अम्मा को पकड़ कर ले गए। छोड़ो मुझे, मैंने कुछ नहीं किया। बाबा जी, मैं सच कह रही हूँ, मैंने चोरी नहीं की। अरे अम्मा, आपने चोरी की है? हम सोच भी नहीं सकते थे कि आप इतनी गिरी हुई हरकत कर सकती हो। नहीं नहीं बेटा, मैं सच कह रही हूँ, मैंने कुछ नहीं किया। मैंने तो उस हार को देखा तक नहीं। बाबा जी, ये अम्मा रंगे हाथों पकड़ी गई है। अब मैं कुछ भी नहीं कर सकता। मुझे इन्हें सजा दिलाने के लिए महल लेकर जाना ही होगा। बाबा जी, मुझे बचा लीजिए, मैंने सच में कुछ नहीं किया। आप मुझे जानते हैं, मैं चोरी के बारे में सोच भी नहीं सकती। अरे बुरे से बुरे वक्त में भी मैंने चोरी नहीं की, तो अब क्या करूंगी? मेरा विश्वास कीजिए। राजा के दास अम्मा को ले जाने लगे, तभी उनके पीछे से राजा को अम्मा का कुत्ता खींचने लगता है। अरे छोड़ो मुझे, अरे हटाओ इस कुत्ते को। क्या हुआ? तुम कुछ कहना चाहते हो? लगता है अम्मा का कुत्ता आपको कुछ बताना चाहता है। चलो, कहाँ जाना है? कुत्ता अम्मा के कहने पर आश्रम के कमरों की तरफ भागता है और उसके पीछे सब लोग जा रहे थे। तभी वो कुत्ता कुशल के कमरे में जाता है और उसके कमरे में एक थैला था। कुत्ता उसको देखकर भौंकने लगता है। राजा के दास उस थैले को खोलते हैं तो उसमें उस 9 लक्खा हार के साथ वाले कान के झुमके भी थे। ये थैला किसका है और ये झुमके इसमें? ये तो कुशल का है। सच सच बताओ कुशल, ये सब क्या है? ये सब तुमने ही चोरी किया था ना? और फिर हार अम्मा के थैले में रख दिया? नहीं, मैंने कुछ नहीं किया। ये यहाँ कैसे आया? मुझे नहीं पता। तुम्हारी लड़खड़ाती हुई जुबान ने सब कुछ कह दिया है। मैं कभी सोच भी नहीं सकता था कि तुम ऐसा करोगे। सच सच बताओ, तुमने चोरी क्यों की और उसका इल्जाम अम्मा पर डालकर क्या करना चाहते थे? कुशल ने अपनी जलन के बारे में सब कुछ सच सच बाबा जी को बता दिया। महारानी के हार की चोरी के जुर्म में कुशल को पकड़ लिया गया। अम्मा, तुम्हारा ये कुत्ता सच में बहुत समझदार है और बड़े काम का है। ये हमारे राज्य की बड़ी मदद कर सकता है। मैं चाहता हूँ कि आप इसके साथ हमारे राज्य में रहो। महल में जब भी कोई चोरी होगी तो ये हमारी मदद करेगा। इस काम के बदले में तुम्हें बहुत धन दूंगा। राजा जी की बात अम्मा को सही लगी और बाबा जी ने उसमें हामी भरी। अब अम्मा और उनका कुत्ता राजमहल में रहने लगे। बीजापुर नामक गांव में बूढ़ी कौशल्या रहा करती थी। कौशल्या का इस दुनिया में और कोई नहीं था।
कौशल्या गांव के सेठ धनियालाल के यहाँ उनकी बकरियों को चराने और उनकी साफ सफाई का काम करती थी, जिसके बदले सेठ धनिया कौशल्या को 2 वक्त का खाना और खाना खाने लायक कुछ पैसे दे देता था। हर रोज की तरह एक सुबह कौशल्या अपने घर से सेठ के घर आती है और बकरियों के पास जाती है। कौशल्या को देखते ही सभी बकरियां मिमियाने लगती हैं। हाँ हाँ, बस अभी सबको खोलती हूँ। तुम सबको भूख लगी है ना? आज तुम सब मेरे साथ दूर पहाड़ी पर चलोगी, जहाँ खूब सारी हरी हरी घास है। कौशल्या सब बकरियों को खोल देती है। तभी एक बकरी जमीन पर बैठी हुई थी। अरे मुनमुन, क्या हुआ तुम्हें? पहाड़ी पर चरने नहीं जाना क्या? कौशल्या मुनमुन पर हाथ फेरती है और देखती है कि उसका पूरा शरीर गर्म था। अरे, तुम तो बीमार हो। तुम चिंता मत करो, मैं अभी सेठ जी को बोल देती हूँ, वो तुम्हें वैद्य जी को दिखा लेंगे, ठीक है? कौशल्या सेठ के पास जाती है। तभी कौशल्या को देख सेठ धनियालाल उस पर चिल्लाता है। अरे, तुम अभी तक यहाँ घूम रही हो, बकरियों को चराने क्यों नहीं गई? सेठ जी, वो मैं बस जा ही रही थी। वो बकरी मुनमुन है ना, उसकी तबीयत ठीक नहीं है, पूरा शरीर बुखार से तप रहा है। आप एक बार उसे वैद्य जी को दिखा लीजिए। हाँ हाँ ठीक है, तू मुझे मत बता कि मुझे क्या करना है, तू जा अपना काम कर। कौशल्या बाकी बकरियों को लेकर पहाड़ी पर जाती है, जहाँ हरी हरी घास थी। सब बकरियां घास खाने लगी, लेकिन कौशल्या को मुनमुन की चिंता सता रही थी। सुबह से शाम हो जाती है, लेकिन अभी तक सेठ ने वैद्य जी को नहीं बुलाया था। तभी कौशल्या बकरियों को लेकर सेठ के घर पहुंचती है, तो सेठ एक आदमी से बात कर रहा था। अरे, ये बकरी अभी बूढ़ी हो गई है और दूध भी नहीं देती। मैं नहीं चाहता कि मैं वैद्य को बुलाकर इस पर खर्चा करूं। तू ऐसा कर, सुबह ही एक कसाई को मेरे पास भेज दे, जो इसे ले जाए, नहीं तो यहाँ पड़े पड़े ये साथ में दूसरी बकरियों को भी बीमार कर देगी। ठीक है सेठ जी, मैं आज ही कसाई से बात करता हूँ, वो सुबह ही आ जाएगा। ये सब कौशल्या सुनती है तो उसे मुनमुन के लिए बहुत बुरा लगता है। मुनमुन बकरी भी कौशल्या को देखकर मिमियाने लगती है, मानो वो अपने आप को बचाने की गुहार लगा रही हो। कौशल्या घर जाती है, लेकिन आज वो बहुत परेशान थी। मुझे मुनमुन को कैसे भी करके बचाना ही होगा, नहीं तो कल सुबह कसाई उसे ले जाकर मार देगा। अगली सुबह कौशल्या सुबह सुबह उठती है और सेठ के घर जाती है और सेठ से प्रार्थना करती है। सेठ जी, वो बीमार बकरी आप मुझे दे दीजिए। मेरे पास पैसे तो नहीं है, लेकिन अगले 6 महीने तक मैं आपका सारा काम बिना किसी पैसे के करूंगी। सेठ मन ही मन सोचने लगता है, अगर इस बीमार बकरी के बदले ये बुढ़िया 6 महीने तक मेरा मुफ्त में काम करेगी, तब तो मेरा बहुत फायदा होगा। हाँ, वैसे भी इस बीमार बकरी का कसाई भी मुझे क्या ही पैसा देगा। सुन, ठीक है, ले जा इसे, लेकिन याद रखना, अब 6 महीने तक तुम्हें कोई पैसा नहीं मिलेगा। ठीक है सेठ जी। कौशल्या मुनमुन को अपने घर ले जाती है और उसे खाने के लिए कुछ पत्ते डालती है और वैद्य जी से बकरी के लिए कुछ दवाई भी लेती है और उसे मुनमुन को खाने को देती है। मुनमुन, तू अभी यहाँ बैठकर आराम कर, मुझे सेठ की बकरियों को चराने के लिए ले जाना है, फिर कल से तू भी मेरे साथ चल सकती है, ठीक है? अब कौशल्या सेठ की बकरियों को चराने ले जाती है और शाम को घर आती है। कौशल्या को देखते ही मुनमुन मिमियाने लगती है। कौशल्या मुनमुन को हाथ लगाती है तो अभी भी उसका शरीर बुरी तरह से कांप रहा था। हे भगवान, मेरी मुनमुन को ठीक कर दे, मुझसे इसका दुख नहीं देखा जा रहा। मैं तेरे लिए ना कुछ पत्ते लेकर आती हूँ। कौशल्या मुनमुन के लिए कुछ पेड़ों की डालियां काट कर लाती है, जो पत्तों से भरी हुई थी। ये ले, इसे खा ले, तुझे भूख लगी होगी ना? लेकिन मुनमुन उन पत्तों की तरफ देखती भी नहीं। कुछ खाने को है क्या? बहुत भूख लगी है। हाँ बाबा, आप बैठिए, मैं कुछ लाती हूँ। कौशल्या सुबह का बचा हुआ खाना उस बाबा को दे देती है। बाबा, मेरे पास आज यही है,
सुबह का खाना आप यही खा लीजिए। बाबा वो खाना खाने लगता है और कुछ देर के बाद, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इस भूखे को खाना खिलाया है। कौशल्या उसे कोई जवाब नहीं देती क्योंकि उसका पूरा ध्यान अपनी बकरी मुनमुन पर था। क्या हुआ, आप कुछ चिंतित लग रही हो? क्या बताऊं बाबा, ये मेरी मुनमुन बीमार हो गई है। वैद्य से दवाई भी ली लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ा। कुछ समझ नहीं आ रहा कि क्या करूं। आप चिंता मत करो, आपकी बकरी बिल्कुल ठीक हो जाएगी। बाबा उस बकरी के सर पर हाथ फेरता है और वहां से चला जाता है। कुछ ही देर में मुनमुन वहां रखी डालियों से पत्ते खाने लगती है। ये देखकर कौशल्या को थोड़ी राहत आ जाती है। खा ले, अब तो ठीक है ना? कौशल्या बकरी को हाथ लगाकर देखती है तो अब उसको बुखार नहीं था। बुखार तो उतर गया, शुक्र है भगवान। कौशल्या अंदर जाती है और अपने बर्तन देखती है तो उसको खाने के लिए कुछ नहीं था, बस एक सूखी रोटी बची थी। कौशल्या उस सूखी रोटी को अचार और पानी के साथ खा लेती है और सो जाती है। अगले दिन से मुनमुन एकदम ठीक हो जाती है और दूध भी देने लगती है। अरे, इतने दूध का मैं क्या करूंगी? ऐसा करती हूँ कुछ दुकान पर बेच दिया करूंगी, कम से कम 2 वक्त के लिए खाने के लिए कुछ पैसे ही मिल जाएंगे। अब कौशल्या बकरी का दूध निकालती है और कुछ बाजार में बेच आती थी और फिर सेठ की बकरियों को चराने जंगल ले जाती है। ऐसे ही समय बीतता गया। एक दिन, अरे क्यों कौशल्या, जो तू बूढ़ी बकरी लेकर गई थी वो अभी भी जिंदा है या निकल गई? शुभ शुभ कहो सेठ जी, मेरी मुनमुन तो अब एकदम चुस्त और दुरुस्त हो गई है और दूध भी देती है। उसी के दूध से ही तो मेरा घर चल रहा है। क्या? ठीक है, जा अब अपना काम कर। सेठ गुस्से से वहां से चला जाता है। अरे, मैंने इस बुढ़िया को अपनी बकरी बेचकर गलती कर दी, लेकिन अब मुझे अपनी बकरी वापस चाहिए। वो मेरी बकरी है, फिर ये बुढ़िया उससे कैसे मुनाफा कमा सकती है? उस पर तो सिर्फ मेरा हक है। शाम को जब कौशल्या काम खत्म करके अपने घर आने लगती है तो सेठ उससे बोलता है, अरे देख कौशल्या, मुझे मेरी बकरी वापस चाहिए। क्या, आपकी बकरी? लेकिन सेठ जी, वो तो मैंने आपसे 4 महीने पहले ही ले ली थी, अब मैं उसको आपको नहीं दे सकती। अरे ऐसे कैसे नहीं देगी, वो मेरी बकरी है, और अगर तुम्हें चाहिए तो कल मुझे सुबह सुबह 1 लाख रुपए देने होंगे, नहीं तो वो बकरी मेरी हो जाएगी। क्या, 1 लाख रुपए? लेकिन मेरे पास इतने पैसे कहाँ से आएंगे सेठ जी? ऐसा मत करो, मेरी मुनमुन को मुझसे मत छीनो। कौशल्या सेठ के पैरों में हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाने लगती है, लेकिन लालची सेठ कौशल्या को जोर से लात मार देता है और कौशल्या जमीन पर गिर जाती है। कल सुबह 1 लाख रुपए मुझे चाहिए, नहीं तो उस बकरी को मैं खुद खोल कर ले जाऊंगा, समझी? कौशल्या रोते हुए अपने घर आती है और मुनमुन को गले लगाकर रोने लगती है। माफ करना मुनमुन, मैं तुम्हें अपने साथ नहीं रख सकती क्योंकि मेरे पास इतने पैसे नहीं है। कल सुबह वो सेठ तुम्हें यहाँ से ले जाएगा। कौशल्या की आंखों से आंसू बह रहे थे। कौशल्या जब से सेठ के घर से आई थी वो मुनमुन के पास बैठकर रो रही थी और वो वहीं सो जाती है। आधी रात को मुनमुन जोर जोर से मिमियाने लगती है। तभी बकरी का मिमियाना सुनकर कौशल्या की आंख खुल जाती है। क्या हुआ मुनमुन, तुम ठीक तो हो ना? तभी कौशल्या देखती है कि मुनमुन के मुंह से सोने के सिक्के निकल रहे थे। अरे, ये तो सोने के सिक्के हैं। कौशल्या मुनमुन को गले से लगा लेती है और उसे बड़ा प्यार करती है। मेरी मुनमुन तो जादुई बकरी है, इसके मुंह से सोने के सिक्के निकल रहे हैं। भगवान, अब सब ठीक हो जाएगा। अगली सुबह कौशल्या सिक्के बेचकर 1 लाख रुपए सेठ को दे देती है। आखिर इस बुढ़िया के पास इतने रुपए आए कहाँ से? लगता है उस बकरी का दूध बेच बेच कर ये बुढ़िया बहुत अमीर हो गई है
मुझे इसका कुछ करना होगा। दूसरी तरफ ये बात पूरे गांव में आग की तरह फैल जाती है कि बूढ़ी कौशल्या ने सेठ के 1 लाख रुपए चुका दिए। अरे जब से कौशल्या ने उस बकरी को अपने पास रखा है वो बहुत ही खुशहाल जिंदगी जी रही है। सुना है उसके पास अब पैसों की कोई कमी नहीं है। वो बकरी नहीं बल्कि धन का खजाना है। सही कह रहे हो भाई, तभी तो सेठ के 1 लाख रुपए चुका दिए। लोगों की बातें सेठ के कानों तक भी पहुंचती है। उसी रात जब सब अपने घरों में सोए हुए थे तो सेठ कौशल्या के घर जाता है और उस बकरी को खोलता है। ये बकरी अब मेरी है, इसे मुझसे कोई नहीं ले सकता, चलो मेरे साथ। तभी बकरी जोर जोर से मिमियाने लगती है। बकरी की आवाज सुनकर कौशल्या वहां आती है और देखती है कि सेठ बकरी को अपने साथ ले जा रहा है। अरे ये क्या कर रहे हो आप? मैंने आपको आपके पूरे पैसे दे दिए हैं, फिर मेरी मुनमुन को आप अपने साथ क्यों ले जा रहे हो? छोड़ो इसे, मैं इसे कहीं नहीं ले जाने दूंगी। अरे मेरे रास्ते से हट जा, आज ये बकरी मैं लेकर ही जाऊंगा। छोड़ो मेरी मुनमुन को। सेठ कौशल्या को जोर से धक्का मारता है और कौशल्या के सर पर चोट लग जाती है। मर जा यहीं, जा, इसे मैं अपने साथ लेकर जा रहा हूँ, समझी? जैसे ही सेठ बकरी को खींचने लगता है तो वो बकरी एक देवी के रूप में बदल जाती है। दुष्ट, तू इस बकरी को कहीं नहीं ले जा सकता। तेरे जैसे लोग जो बीमार जानवर की सेवा करने के बजाय उसे कसाई के हाथों बेच देते हैं, ऐसे लोगों को इस धरती पर जीने का कोई हक नहीं है। कौशल्या ने बिना किसी स्वार्थ के मेरी सेवा की है, इसलिए मैंने उसको उसकी सेवा का फल दिया है, लेकिन तुमसे मैं तुम्हारा सारा धन छीनती हूँ। इतना कहते ही सेठ बहुत गरीब बन जाता है और वो देवी वहां से अंतर्ध्यान हो जाती है और गरीब धनिया भिखारी बनके अपने घर जाता है, जहां वो देखता है कि उसका घर टूटा फूटा हो चुका था और तिजोरी से सब गहने और पैसे गायब हो चुके थे। हाय हाय, सब बर्बाद हो गया, मेरा सब कुछ लुट गया। दूसरी तरफ कौशल्या अपनी मुनमुन के साथ खुशी खुशी रहने लगती है। पहाड़ों की रानी कहे जाने वाले शहर शिमला में अरुण नाम का एक आलसी कामचोर लड़का रहता था। अरे ओ कामचोर, अरे जरा घड़ी तो देख, 11 बज चुके हैं और तू अभी भी बिस्तर में ही पड़ा है? अरुण रुद्र सिंह की बात को अनसुनी करके फिर से करवट बदलकर सो जाता है। मैं तो तंग आ गया हूँ इस लड़के से, रोज रोज इसकी कामचोरी बढ़ती ही जा रही है। पानी की बाल्टी लेकर अरुण के ऊपर डालता है। क्या बापू सोने भी नहीं देते? 11 ही तो बजे हैं और वैसे भी मैं उठकर कौन सा तीर मार लूंगा। अरे इसीलिए तो उठा रहा हूँ कि आज तुझे भी मैं मेरे साथ काम पर ले जाकर ही रहूंगा। क्या काम? और मैं? आपका दिमाग तो ठिकाने पर है, और वैसे भी बाप के होते हुए बेटा काम करे शोभा देता है क्या? अरे मेरी फूटी किस्मत, अरे तेरे जैसा बेटा मिलने से तो अच्छा था कि मुझे कोई औलाद ही ना होती। सिर्फ मुझे पता है कि मैं तुझे कैसे झेलता हूँ। अरे तो आपको कहा ही किसने मुझे झेलने के लिए, बताओ? देखना, जिस दिन मैं नहीं रहा ना, देखना उस दिन तुम बहुत पछताओगे। अरे क्या पछताऊंगा हैं? दिन भर ताने ही मारते रहते हो। किसी दिन आपसे परेशान होकर मैं खुद ही घर छोड़कर चला जाऊंगा, समझे? फिर आपको मेरी अहमियत समझ में आएगी, समझे? अच्छा, घर छोड़कर जाएगा है? फिर उसका हाथ पकड़कर घर से बाहर निकाल देता है। अरे 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 क्या कर रहे हो हैं? बुढ़ापे में सठिया गए हो क्या हैं? तुझे घर छोड़कर जाना था ना, अब जा। और खबरदार, अगर मेरे घर में तूने एक कदम भी रखा तो तेरी टांगें तोड़ दूंगा मैं। ठीक है, तो मैं भी अब कभी भी आपके घर पर कदम नहीं रखूंगा। मुझे भी कोई जरूरत नहीं है तेरे जैसे निकम्मे बेटे की। जा, निकल जा मेरे घर से, और कभी मुझे अपनी शक्ल भी मत दिखाना, समझा?
फिर अरुण गुस्से में वहां से चला जाता है। अब मैं कभी भी उस खूबसूरत बुढ़े के घर पर नहीं जाऊंगा, चाहे जमीन आसमान एक ही क्यों ना हो जाए। अब मैं इतनी दूर चला जाऊंगा कि वो बुढ़ा चाहे तो भी मुझे नहीं ढूंढ पाएगा। पर उन्हें मेरे होने ना होने से क्या फर्क पड़ता है, उन्हें तो अपने काम से ही मतलब है। और वैसे भी मैं अब तंग आ चुका था उनकी रोज रोज की चिक चिक से। अच्छा ही हुआ उन्होंने ही मुझे घर से बाहर निकाल दिया, नहीं तो किसी दिन मैं ही भाग जाता। अरुण चलते चलते गांव से कुछ दूर जो पहाड़ी थी वहां पर पहुंच जाता है और एक पेड़ के नीचे जाकर बैठ जाता है। आहा, क्या नजारा है। अब मैं बस यहाँ आराम कर सकता हूँ और मुझे कोई भी परेशान नहीं कर सकता। फिर अरुण उस पेड़ के नीचे सो जाता है। थोड़ी देर सोने के बाद उसे भूख लगती है और तभी पहाड़ी पर उसे कुछ लोगों की आवाज सुनाई पड़ती है। ओ तेरी, ये लोग यहाँ मेरी नींद खराब करने क्यों आए हैं? और इतने सारे लोग। अरे भाई, अरे ओ भाई, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? अरे भाई, मैंने इस जगह का बड़ा नाम सुन रखा था। यहाँ पर हर रोज बहुत से लोग आते हैं, तो मैंने सोचा कि क्यों ना आज हम भी घूमने चले। क्या यहाँ पर इतने सारे लोग हर रोज आते हैं और मुझे कानों कान खबर नहीं। खैर मुझे क्या, अभी तो मुझे बहुत तेज भूख लग रही है। फिर वो इधर उधर खाने की तलाश में जाता है। अरे भैया, एक गर्मा गर्म समोसा और आधा किलो जलेबी बांध दो। हाँ हाँ, ये लो भैया, आपके 100 रुपए हुए। अरे पर पैसे तो मेरे पास नहीं है। अच्छा, पैसा नहीं है, हैं? ये दुकान क्या तेरे अब्बा की है, हैं? जो तू मुफ्त में खाने आ गया बे? अरे भैया, मेरे तो अब्बा भी मुझे मुफ्त में खाना नहीं देते। अरुण वहां से चला जाता है और फिर थोड़ी दूर जाकर उसे एक घर दिखाई देता है। अरे भाई, कुछ खाने को मिलेगा क्या? अरे ओ, भीख मांगनी है तो कहीं और जाकर मांग। इतना हट्टा कट्टा तो है, कुछ काम धाम ही कर ले। आ जाते हैं सुबह सुबह मुंह उठाकर। अच्छा ठीक है भाई, खाना नहीं तो कम से कम थोड़ा पानी पिला दो। ठीक है। फिर वो आदमी अरुण के लिए पानी लेकर आता है। अरुण पानी पीकर फिर से उस पहाड़ पर चला जाता है। कितना भटका, पर कोई भी मदद करने के लिए तैयार नहीं है। बापू सच ही कहते थे कि ये दुनिया ऐसी नहीं है जैसी हम सोचते हैं। यहाँ जब तक किसी को काम नहीं पड़ता तब तक कोई किसी की मदद नहीं करता। एक दो दिन वो ऐसे ही बिना खाए पिए रहता है। आज तो 2 दिन हो गए, पेट में कुछ भी नहीं गया। अगर आज और मैंने कुछ नहीं खाया तो मैं तो बिना मौत से ही मर जाऊंगा। एक काम करता हूँ, आज मैं किसी की थोड़ी बहुत मदद कर दूंगा तो वो कम से कम मुझे एक वक्त का खाना तो दे देगा। हाँ हाँ, यही सही है। फिर वो खाने की तलाश में फिर से पहाड़ी के नीचे गांव में जाता है। थोड़ी दूर चलकर अरुण को एक बूढ़ी औरत दिखाई देती है जो कि चलते चलते अचानक ही गिर पड़ी। अरे अम्मा, क्या हुआ? मैं तुम्हारी मदद किए देता हूँ। फिर अरुण उस बूढ़ी औरत को उसके घर तक छोड़ देता है और उसकी खाट के पास बैठ जाता है। अम्मा, क्या हुआ? अचानक तुम गिर कैसे गई? अरे बेटा, कुछ नहीं, वो बस थोड़ा चक्कर आ गया था। आपके बेटे और बहू दिखाई नहीं दे रहे? वो कहीं काम से गए हैं। अच्छा, उनके आने तक मैं यहीं रुक जाता हूँ। अरुण को भूख के आगे कुछ नहीं दिखाई दे रहा था। अच्छा अम्मा, कुछ खाने को मिलेगा? बूढ़ी औरत अपने पल्लू में से थोड़े से रुपए निकालती है और अरुण को देते हुए, बेटा मेरे पास तो बस इतने ही पैसे हैं, इसमें जो भी मिले वो ले आना। सिर्फ 20 रुपए? इसमें क्या आएगा? हाँ, एक काम करता हूँ, मैं मैगी लेकर आ जाता हूँ। वैसे भी जोरों की भूख लग रही है तो जल्दी भी बन जाएगी और पेट भी भर जाएगा। हाँ। अरुण मैगी ले आता है तो देखता है कि अम्मा चाय बना रही थी। अरे अम्मा, तुम्हारी तबीयत? बेटा मुझे तो आदत है। ला, क्या लेकर आया है? अम्मा, मैगी। ला, मैं फटाफट मैगी बना देती हूँ। हाँ अम्मा, बहुत जोरों से भूख लग रही है,
हम दोनों मजे से खाएंगे। मैगी बनाने में अरुण उस बूढ़ी औरत की मदद करता है और बूढ़ी औरत भी उसे बातों बातों में मैगी बनाना सिखा देती है। बूढ़ी औरत मैगी बना देती है और दोनों मैगी के साथ साथ चाय का भी आनंद लेते हैं। अरे वाह अम्मा, क्या मैगी बनाई है। ऐसी मैगी तो मैंने आज तक नहीं खाई। फिर दोनों मजे से चाय और मैगी खाते हैं। अरुण 1-2 दिन उस औरत के पास रहकर उसकी सेवा करता है। अगले दिन, अच्छा अम्मा, अब आप ठीक तो है ना? हाँ बेटा, अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अच्छा तो अम्मा, अब मैं चलता हूँ। रुक जा बेटा, जाने से पहले मैं तुझे कुछ देना चाहती हूँ। क्या अम्मा? औरत उसके संदूक में से एक डिब्बा निकालती है। ये ले बेटा, इसमें एक खास तरह का जादू मसाला है। इसे बस चुटकी भर किसी भी व्यंजन में डालेंगे तो उसका स्वाद 4 गुना बढ़ जाएगा। अच्छा ठीक है अम्मा, अपना ध्यान रखना। अब मैं चलता हूँ। अरुण फिर से उस पहाड़ी पर चला जाता है। आहा, इसमें से तो बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है। पर इतने मसाले को लेकर क्या मैं ढाबा खोलूंगा? हाँ, ये तो बहुत ही अच्छा आइडिया है। पर ढाबा किस चीज का खोलूं? वैसे भी मुझे तो कुछ बनाना ही नहीं आता। अरे हाँ, अम्मा ने मुझे मैगी बनानी सिखाई तो थी, और वैसे भी उसमें ज्यादा मेहनत भी नहीं होती, और यहाँ आसपास कोई मैगी की दुकान भी नहीं है। हाँ, फिर अरुण अपने हाथों की चांदी की अंगूठी बेच देता है। और आसपास से कुछ लकड़ियां और टेंट का जुगाड़ करके पहाड़ पर एक चाय और मैगी की दुकान खोल लेता है। अरुण की दुकान पर एक आदमी आता है। अरे भाई, 1 प्लेट चाय मैगी लगा ना? अरे हाँ, अभी लगाता हूँ। अरे वाह भाई, कुछ भी कहो, पर ऐसी जगह पर चाय और मैगी खाने का तो मजा ही अलग है। हाँ। 1-2 दिन तो उसकी दुकान अच्छे से चलती है, पर तीसरे दिन अचानक बहुत तेज हवा चलने लगती है और उसका टेंट उड़ जाता है। अरे अरे अरे, मेरा टेंट! फिर अगले दिन वो ऐसे ही खुले आसमान में अपनी दुकान डाल लेता है। अब हवा आए तो आने दो, मुझे कोई फिक्र नहीं। ना टेंट उखड़ने की समस्या और ना ही कुछ। अचानक से घने बादल छा जाते हैं और बारिश शुरू हो जाती है। अरे, थोड़ी देर पहले तक तो मौसम पूरा साफ था, अचानक बारिश मेरा पूरा खाना खराब कर दिया। हे प्रभु, ये कौन सी परीक्षा ले रहा है तू? कहाँ मैं ऐसो आराम से अपनी जिंदगी जीता था, और अब एक एक पैसे के लिए तरसना पड़ रहा है। फिर वो अपना बचा खुचा सामान लेकर पास ही के घर में मदद मांगने पहुंच जाता है। अरे भाई साहब, मुझे बारिश बंद होने तक क्या आप अपने घर में जगह दे सकते हैं? अरे हाँ भाई, क्यों नहीं? अरुण उस आदमी के घर में आ जाता है। अरे भाई, यहाँ एक अम्मा रहती थी, नजर नहीं आ रही। तुम उनके बेटे हो ना? हाँ हाँ भाई, पर तुम उन्हें कैसे पहचानते हो? कुछ दिन पहले उनकी तबीयत खराब हो गई थी, तो मैं 1-2 दिन उन्हीं के पास रहा था। अच्छा, तो वो तुम ही थे जिसने मेरी माँ का इतना ध्यान रखा था। गांव वालों ने मुझे बताया तो था। हाँ, कहाँ है अम्मा? मुझे उन्हें कुछ बताना है। और उनकी तबीयत तो ठीक है ना? अम्मा, ओ अम्मा! अब तुम चाहकर भी उन्हें कुछ नहीं बता सकते। कुछ दिन पहले ही उनका देहांत हो गया। क्या देहांत हो गया? मैं किसी काम से बाहर गया था, और जब वापस आया तो अगले दिन ही अम्मा की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गई, और आसपास के लोगों ने मुझे तुम्हारे बारे में बताया था। मैंने तो सोचा ही नहीं था कि मैं तुमसे मिल भी पाऊंगा या नहीं, पर तुम
तुम यहाँ पहाड़ी पर क्यों रहते हो और कहां से आए हो? अरे वाह, आइडिया तो तुम्हारा बहुत अच्छा है। वैसे भी यहाँ पर बहुत से लोग आते जाते रहते हैं और आसपास कोई मैगी की दुकान भी नहीं है, तो दुकान तो तुम्हारी बढ़िया चलेगी। तभी उस आदमी की छोटी सी बेटी वहाँ आ जाती है। पापा पापा, मुझे भी मैगी खानी है। अरे बेटा, अब इतनी बारिश में मैं तुम्हारे लिए मैगी कहाँ से लेकर आऊं? अरे भाई साहब, मेरे पास जो है थोड़ी सी मैगी बची है, आप इस बच्ची को वो खिला दीजिए। पापा, आप भी खाकर देखिए। फिर वो लड़की अपने पापा को भी मैगी खिलाती है। अरे वाह, ऐसी मैगी तो मैंने आज तक कभी नहीं खाई। अरे भाई, अब तो तुम्हारे यहाँ मेरे रोज ही आना जाना होगा। नहीं नहीं भाई, अब मैं कुछ नहीं करने वाला, बस बहुत हुआ। मैं कितनी भी कोशिश करता हूँ, पर इस पहाड़ पर दुकान टिकती ही नहीं। अरे नहीं भाई, मैं सच कहता हूँ, ऐसी मैगी तो पूरे शहर भर में नहीं मिलेगी। तुम कहो तो मैं तुम्हारी कुछ मदद कर देता हूँ। वैसे भी तुमने मेरी माँ की बहुत सेवा की थी। वैसे बात तो सही है, अगर मैं मैगी की दुकान नहीं खोलूंगा तब भी मुझे कोई ना कोई काम तो अपने लिए ढूंढना ही पड़ेगा, और इतनी ज्यादा मेहनत ना बाबा ना। एक काम करता हूँ, इसकी बात मानकर पैसे ले लेता हूँ और एक छोटी सी दुकान खोलकर अपना काम आगे बढ़ाता हूँ। ठीक है भाई, पर तुम्हें मेरी दुकान पर अपनी बेटी को लेकर हर रोज आना पड़ेगा। अरे नहीं भाई, अगर रोज रोज इसे लेकर आया तो इसकी आदत खराब हो जाएगी। और दोनों हंसने लगते हैं। फिर अरुण उसकी मदद ले लेता है और कुछ ही दिनों में एक छोटी सी दुकान तैयार कर लेता है। धीरे धीरे उसकी दुकान अच्छी खासी चलने लगती है। पहाड़ी पर आने वाले लोग उसके हाथों की चाय और मैगी खाए बिना नहीं जाते। एक दिन अरुण की दुकान पर कुछ आदमी आते हैं। अरे भाई, एक मैगी और चाय लगाना। मैं बहुत दूर से तुम्हारी दुकान की तारीफ सुनकर आया हूँ। अरुण बूढ़ी औरत के दिए हुए जादुई मसाले से मैगी बनाता है। अरे भाई, खुशबू इतनी अच्छी आ रही है तो सोचो कि मैगी कितनी अच्छी होगी, है? फिर अरुण सभी को मैगी देता है। अरे वाह भाई, जितना सुना था ये मैगी तो उससे भी ज्यादा स्वादिष्ट है भैया। अगले महीने मेरी बेटी का बर्थडे है, तो मैं उसके जन्मदिन पर भी तुम्हारे हाथ की मैगी का स्टॉल लगवाऊंगा। हाँ। अरुण खुश हो जाता है। कुछ दिनों बाद अम्मा का बेटा भी अरुण की दुकान पर आता है। अरुण उसे देखकर तुरंत पहचान जाता है। अरे भाई साहब, अपने हाथों की गर्मा गर्म एक प्लेट चाय मैगी लगाना। वो गुड़िया तो आज जिद पर ही अड़ गई थी कि उन अंकल के हाथों की मैगी ही खानी है, तो क्या था, फिर मैं ले आया उसे। अरे अच्छा किया भाई साहब, वैसे भी बहुत दिनों से मैं आपसे मिलने की सोच रहा था। अरुण उस आदमी को चाय और मैगी देता है। अरे अरुण भाई, ये तो और भी ज्यादा लाजवाब है। फिर अरुण उस आदमी को उसके पैसे लौटा देता है। ये लो भाई तुम्हारी अमानत, धन्यवाद। अगर उस दिन आप मेरी मदद नहीं करते तो मैं यहाँ तक नहीं पहुँच पाता। अरे भाई, इसमें धन्यवाद की क्या बात है? आपने मेरी माँ की इतनी सेवा की, तो इसके आगे तो मेरी मदद कुछ भी नहीं। अरुण की दुकान अब आसपास के गांव में फेमस हो गई थी। उसने अब अपनी दुकान में अलग अलग तरह की मैगी बनाना शुरू कर दी थी और धीरे धीरे करके उसने एक ढाबा बना लिया। और अब उसने अपनी मदद के लिए कुछ आदमी भी लगा लिए थे। एक दिन कहाँ मेरी जिंदगी बिल्कुल निकम्मे जैसी थी और आज मैं एक ढाबे का मालिक हूँ। बापू सही कहते थे, पर अब उनके सामने जाने की हिम्मत ही नहीं होती। पर सच में उनकी बहुत याद आती है। थोड़ी देर बाद जब वो ढाबे में कुछ लोगों को मैगी और चाय दे रहा था, तब वो कुछ लोगों की बातें सुनता है। अरे भाई, सुना तूने? पास के मंदिर में एक आदमी और औरत अपने बेटे को वापस पाने के लिए 4 दिनों से भूखे प्यासे ही पड़े हैं, बेचारे कहीं के। अरे भाई, काहे का बेचारा है? पहले तो उसने खुद ही अपने बेटे को घर से बाहर निकाल दिया और अब उसे ढूंढने के लिए मन्नत मांग रहा है। अरे भाई, पर सुना है कि वो लड़का कोई कामकाज नहीं करता था, हैं? इसीलिए गुस्से में आकर उसके बाप ने निकाला था।
कहीं पिताजी तो। अरुण दौड़ता हुआ उस मंदिर में जाता है। मंदिर में पहुंचकर एक आदमी औरत को देखता है जो कि भूखे प्यासे मंदिर में बैठे थे। अरुण अपने पिता के पास जाकर उन्हें गले से लगा लेता है। रुद्र सिंह और अरुण दोनों की आंखों में आंसू होते हैं। रुद्र सिंह खड़ा होकर अरुण को गले से लगा लेता है। मुझे माफ कर दे मेरे बच्चे, मैंने तुझे दर बदर की ठोकर खाने के लिए घर से बाहर निकाल दिया। नहीं बापू, अगर उस दिन आप मुझे नहीं निकालते तो मैं इतने बड़े ढाबे का मालिक ना होता। मुझे माफ कर दो बापू, मैंने आपकी बात नहीं मानी। क्या ढाबे का मालिक? हाँ हाँ बापू, मैंने पहाड़ पर एक मैगी का ढाबा खोला है और फिर रुद्र सिंह को सारी बातें बताता है। मैंने तुझे कहां कहां नहीं ढूंढा। चल अब घर चल। अरे बापू, पर आप पहले मेरे ढाबे पर तो चलिए। फिर अरुण अपने माँ और बाबा को ढाबे पर लेकर जाता है। अरे वाह बेटा, इतना बड़ा ढाबा। ये तेरा है क्या? हाँ बापू, हाँ, ये मैंने अपनी मेहनत से खड़ा किया है। मुझे हर पल आपकी बहुत याद आई। फिर रुद्र सिंह अरुण को गले से लगा लेता है। मुझे तुझ पर गर्व है मेरे बच्चे। अब चल, घर चल। तेरे बिना घर जैसे काटने को दौड़ता है। हाँ, देख कितना दुबला हो गया है।